नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज की न्यूज नाइट में होगी सबसे बड़ी खबर, जो दिन की बड़ी खबर रही, यानी महाराष्ट्र में जिस तरीके का उलटफेर देखा गया, वही है हमारी आज की बड़ी खबर, जिस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे 2019 में विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन नए मोड़ आते रहे, लेकिन इस बार आज जो हुआ वो महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के लिए विशेष तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। तो ये खबर लेकर बढ़ते हैं आगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार ने एकनाथ शिंदे सरकार में विधायकों के साथ शामिल होकर ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। पार्टी के कोटे से अन्य 8 नेता भी मंत्रिमंडल में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने पिछड़े समाज को दी संवैधानिक मान्यता। लखनऊ में अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जन समूह से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की और दिलाया संकल्प। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किए अभूतपूर्व काम। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के दौरान देश में 7 आईआईटी, 7 आईआईएम और 16 एम्स किए गए स्थापित। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर व्यापक समर्थन का दौर जारी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, एक समान कानून लागू होने से देश होगा मजबूत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कई अन्य दलों के यूसीसी का समर्थन किए जाने की उम्मीद की व्यक्त। कहा, समय की मांग है कि सभी लोग एकजुट और सम्मिलित होकर बनाएं कानून। देश में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी दी दस्तक। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय और दक्षिणी कर्नाटक के साथ केरल में बहुत तेज बारिश होने का पूर्वानुमान। और फ्रांस में धरना प्रदर्शन और आगजनी का दौर अभी भी जारी। पुलिस की गोली से मारे गए नाहेल को पेरिस के उपनगर नंटेरे में किया गया दफन। अंतिम संस्कार में मां और दादी के साथ सैकड़ों लोग हुए शामिल। फ्रांस में अभी भी कई शहरों में कर्फ्यू। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से। एनसीपी नेता अजित पवार के अचानक शिंदे सरकार में शामिल हो जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार के इस फैसले से एनसीपी प्रमुख शरद पवार और विपक्ष की एकता को झटका लगा है। राजनीति शायद इसी को कहते हैं जिसके कयास तक नहीं लग रहे थे, वो अब हकीकत में बदलते हुए सामने दिखाई दिया। दिन के मध्य हिस्से में भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है और विपक्ष का मुख्य चेहरा सत्ता का हिस्सा बनने जा रहा है। आनन फानन में आई खबर ने सभी को चौंकाया। नजरें राजभवन में टिक गईं, जहां तकरीबन 2:30 बजे एनसीपी नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ एनसीपी के 8 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार ने पिछले 3.5 साल में तीसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि पूरे विधायक, सांसद पार्टी के फैसले के साथ हैं। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। महाराष्ट्र में पाला बदलने वाले अजित पवार के साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी साथ दिखाई दिए। गौरतलब है कि अभी कुछ महीने पहले एनसीपी में चली उठापटक के दौरान प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के साथ खड़े थे और उन्होंने अजित पवार की दावेदारी पर ऐतराज भी जताया था। मौजूदा घटनाक्रम
एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए एक झटका है और उन्होंने भी पूरे प्रकरण पर आश्चर्य जताया। हमारा एक श्रद्धा स्थान है, तो श्रद्धा स्थान करार में की समाधि है। मैं कल वहाँ जाऊँगा, समाधि का दर्शन होगा, कल वहाँ से शुरू करूँगा, पूरे वहाँ चल जाने का, लोगों को मिलने का, अपनी नीति लोगों के सामने रखने और उनका समर्थन हमारे विचारधारा को कैसे मिलेगा, इस पर मेरा ध्यान रहेगा। एनसीपी के एक बड़े धड़े के साथ आने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक काम करने वाले नेता हैं, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाले नेता हैं, इसलिए सबने उनका साथ दिया। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। अजीत पवार के इस कदम से महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को करारा झटका लगा है। एनसीपी के एक धड़े के बगावत करने के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन को नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। इस उम्र में शरद पवार जी को एक तरह से धोखा देना ये उचित नहीं था। शरद पवार जी बीमार होते हुए भी इतनी उम्र के बावजूद उन्होंने एनसीपी को संभाल कर रखा और आज ये पवार साहिब की देन है जो एनसीपी जिंदा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन लोगों ने शरद पवार जी की उम्र का भी ध्यान नहीं रखा। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 6 दशकों तक शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती रही। वो सत्ता में रहे हों या फिर न रहे हों, बहुमत में हो या फिर नहीं, बावजूद इसके वो महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावी भूमिका में हमेशा रहे। आखिर अजीत पवार ने राजनीतिक चाल से अपने चाचा को धराशायी कर दिया। शरद पवार को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि अजीत राजनीति की बिसात पर उन्हें इस तरह से घेरेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मुंबई से शिशिर सेलार और श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ वो इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा रही थी और कोई ये सोच नहीं सकता था कि इस वक्त एनसीपी, अजीत पवार एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे, यानी उनकी सरकार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये देखें तो दरअसल जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2019 में हुए तभी से ये घमासान शुरू हो चुका था। पलटते हैं पन्ने, दिखाते हैं आपको कि कैसे 2019 के बाद ये घमासान लगातार चलता रहा। जैसे पहला पन्ना वो जब, ये तो हम आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं, जब चुनाव परिणाम ही आए, यानी 288 कुल सीटें जिनमें से 145 बहुमत का आंकड़ा, भाजपा के हिस्से में 105 सीटें, बाकी दलों के आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा था। भाजपा और शिवसेना के बीच में स्पष्ट बहुमत, दोनों मिलकर गठबंधन कर बना सकते थे सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना और भाजपा के बीच में जो ठनी, उसके बाद यह गठबंधन टूट गया। और इस गठबंधन के टूट जाने के बाद अगर आप देखें तो अपने बल पर कोई सरकार नहीं बना सकता था, लेकिन कौन किसके पाले में जाएगा, कैसे बनेगी सरकार, यह एक बड़ा सवाल था। जाते हैं दूसरे पन्ने की ओर, क्योंकि इसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हुई और उसके बाद हुआ ये कि जब शिवसेना ने भाजपा का हाथ छोड़ा, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के पास सरकार बनाने का न्योता है, तो ऐसे में भाजपा का दामन के साथ एनसीपी, अजीत पवार आकर जुड़ गए। और चूंकि एनसीपी के पास 54 सीटें और भाजपा के पास 105 सीटें, आप देख सकते हैं बहुमत का आंकड़ा उससे ज्यादा ही बन रहा है। तो इस तरीके से देखें तो सरकार बननी स्पष्ट थी और शपथ भी ले ली सरकार ने 23 नवंबर की तारीख, जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, लेकिन 5 दिन के भीतर ही एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उस वक्त में यह कहा गया कि अजीत पवार ने शरद पवार से पूछे बिना यह कदम उठाया और जाहिर है कि सरकार नहीं चली, सरकार विधानसभा पटल तक भी नहीं पहुंची, बल्कि 5 दिन में ही सरकार गिर भी गई। अगले पन्ने पर आते हैं, क्योंकि घमासान यही नहीं रुका। इसके बाद
तीसरा पन्ना जो महाविकास अघाड़ी की कहानी कहता है। आप देख सकते हैं कि उसके बाद अगली पहल यही हुई कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना लिया और इस गठबंधन के पास जो आंकड़ा था वो जाहिर है कि वो 162 के करीब, कुल आंकड़ा 162 बन रहा था जो बहुमत से बहुत आगे था। उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई और सरकार चलाई। लेकिन इसके आगे बढ़ें तो यह सरकार भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगला पन्ना क्या कहानी कहता है? चौथे पन्ने की बात करें तो महाराष्ट्र के घमासान में शिवसेना में बगावत हो गई और 20 जून वो जब सरकार गठन के 2.5 साल के बाद बगावत हुई। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस पकड़ा दिया और ऐसे में बहुत सारे बीच में घटनाएं हुई हैं, लेकिन शिंदे गुट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। भाजपा की मांग पर राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। शिंदे ने बहुमत साबित किया और 164 विधायकों ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट दिया और शिंदे भाजपा की यानी शिवसेना गुट शिंदे और भाजपा की सरकार बन गई। हालांकि उस वक्त तक शिंदे गुट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं आया था, लेकिन वो सरकार बनी। हालांकि उसके बाद हमने पूरा देखा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किस तरीके से फरवरी के महीने में ही 9 दिन लगातार एक के बाद एक इसी मुद्दे पर लगातार सुनवाई की और आखिर में अपना फैसला भी। खैर वो एक अलग एपिसोड है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक घमासान की, तो आइए 5वें पन्ने का रुख करते हैं क्योंकि ये घमासान आगे फिर बढ़ा और शिंदे गुट और भाजपा की सरकार बन ही गई। और इस सरकार में आप देख सकते हैं 164 सीटें मिली इनके पास, 164 सीटें। 30 जून को शिंदे गुट और भाजपा ने सरकार बना दी और ये सरकार लगातार आगे बनी, अभी भी फिलहाल चल रही है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी सीएम। सरकार स्थिरता से ही चल रही थी, लेकिन उसके बाद एक पन्ना और जो हमारे सबके सामने आज खुला कि अजीत पवार भाजपा सरकार में शामिल हो गए। यह बात का कयास तो पहले से ही था कि शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन वो विस्तार इस स्वरूप में होगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं कही थी। अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और अजीत पवार के साथ 8 और यानी कुल 9 मंत्रियों ने, 9 विधायकों ने, एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें छगन भुजबल भी शामिल हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जैसे एनसीपी के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं और इसीलिए तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल को लेकर भी संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। आपके सामने रखते हैं कि एनसीपी में जो घमासान, आंतरिक घमासान चल रहा था, उसके संकेत कब पहला संकेत तो हमें तभी मिल गया था 23 नवंबर को 2019 में, जब अजीत पवार ने भाजपा के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सरकार बनाने का प्रयास किया। यह पहला संकेत था। इसके बाद अजीत गुट भाजपा के साथ मिला, लेकिन हुआ क्या कि अजीत गुट चाहता था कि भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति की जाए, लेकिन शरद पवार का लगातार यही रुख था कि भाजपा के साथ नहीं जाना। दूसरा संकेत एनसीपी में घमासान का तब आया जब शरद पवार ने 2 मई को इस्तीफा दे दिया। बहुत पुरानी बात नहीं है, उन्होंने अध्यक्ष पद से, एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 24 घंटे बाद ही इस्तीफा वापस ले लिया गया। बहुत से लोगों ने इसको एक राजनीतिक दांव की तरह देखा, लेकिन ऐसा हुआ जिससे यह संकेत हुआ कि एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन तीसरा संकेत भी क्या आया? तीसरा संकेत तब आया जब शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। इनमें उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुले और साथ ही पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया, लेकिन अजीत पवार को लेकर कोई ऐलान ही नहीं किया गया। इसने बहुतों को हैरानी में भी डाला और तब से कयास शुरू हो गए कि अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। एक संकेत अजीत पवार की ओर से भी आया और वो संकेत, चौथा संकेत, जिसमें अजीत पवार ने बयान दिया 22 जून को, क्योंकि वो नेता विपक्ष है। हालांकि उन्होंने बीच में कहा कि मेरे पास नेता विपक्ष की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन 22 जून को उन्होंने कहा मुझे नेता विपक्ष नहीं रहना, मुझे संगठन में ही जिम्मेदारी दे दीजिए, ये पद मुझसे ले लीजिए। इस संकेत के बाद यह बात स्पष्ट थी कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन वो जो बड़ा हुआ वो इस स्वरूप में हो सकता है, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब चूंकि एनसीपी में टूट पड़ गई है, दरार पड़ गई है, जिसको लेकर शरद पवार ने भी स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि मैं फिर से जनता के बीच जाऊंगा। जब 1980 में मेरी पार्टी टूटी थी, 5 विधायकों के साथ मैंने फिर पार्टी को खड़ा किया, एक बार फिर मैं पार्टी को खड़ा करूंगा। लेकिन ऐसे में दावा पार्टी का किसके पास रहेगा? अजीत पवार कहते हैं कि पार्टी का चुनाव चिन्ह
मेरे साथ है, तमाम विधायक सांसद मेरे साथ हैं। लेकिन शरद पवार ने इस मुद्दे पर बहुत ही सटल तरीके से इस बात को सामने रखा कि मैं इसको लेकर झगड़ा नहीं करूंगा। चाचा भतीजे के बीच इस मुद्दे पर झगड़ा नहीं होगा। तमाम सवाल हैं सामने, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन अब बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। न्यूज़ नाइट के अगले हिस्से में करेंगे इस मुद्दे पर, यानी महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान पर चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं, जिसमें अब बात समान नागरिक संहिता की, जिसका बसपा प्रमुख मायावती के समर्थन किए जाने के बाद से ही अब देश में इसके पक्ष में व्यापक विमर्श शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी उम्मीद जताई है कि अन्य दल भी इसके समर्थन में आगे आएंगे और इस मुद्दे पर आम लोग, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अब सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के समर्थन ने केंद्र सरकार को काफी राहत प्रदान की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि देश में प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। उन्होंने कहा कि इससे आपसी भाईचारा, सौहार्द का माहौल पैदा होगा। यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को बनाने पर प्रयास वर्णित है। मायावती के UCC पर सकारात्मक रुख के बाद सरकार को उम्मीद है कि अन्य दल भी इसके समर्थन में पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि कई पार्टी भाजपा का समान नागरिक संहिता पर समर्थन करेंगी। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस के अड़ियल रवैये की निंदा की। समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में UCC आना चाहिए। कपिल सिब्बल जी भूल रहे हैं कि जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष में किया, शायद ही कोई और सरकार ने इतना किया होगा। सबसे बड़ी बात हमारी बहनें, बहुओं को, बेटियों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, जिससे उनका स्वाभिमान और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पार्टी के तौर पर समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, जबकि उसके कुछ नेता इसे लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। अन्य दलों के बीच भी इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है। कहाँ है वो UCC? किन स्टेक होल्डर से चर्चा होके वो UCC बनी? जब अगस्त 2018 में लॉ कमीशन कहता है कि UCC की जरूरत नहीं है, तो 4 साल में ऐसा क्या बदला? समान नागरिक संहिता पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। देश भर में सभी वर्ग के लोगों को इसका व्यापक समर्थन मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक परिवार की भांति माना है। उनका ये कहना है कि देश में एक सा कानून चलना चाहिए। इसमें सभी महिलाओं से बात की गई और सभी महिलाएं इसके समर्थन में हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। जो UCC कानून है
उसके लिए मेरा फुल समर्थन है और ये बहुत अच्छा है और इसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैं इस कानून का जो है समर्थन करता हूँ। इससे जो है सब में जो है भेदभाव जो है, ये जो सरकार है हमारी, ये जो है सबका भेदभाव खत्म कर रही है। मुझे लगता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है पूरी कंट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसका मेन फायदा मुस्लिम वुमेन्स को मिलेगा। यूसीसी जो हमारी सरकार जो ला रही है, काफी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये विरोध किस बात का है? विरोध किस बात का है? सरकार जब ये चाहती है कि कोई भी नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। इस बीच उत्तराखंड में तो समान नागरिक संहिता का एक मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। राज्य सरकार इसमें किसी की चली आ रही प्रथाओं को नहीं बदलेगी। ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा की विघटनकारी नीतियों से छुटकारा मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। इससे पहले अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साबरमती रिवर फ्रंट में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लखनऊ में कहा कि आजादी के बाद कभी भी किसी ने पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर पिछड़े समाज को संवैधानिक मान्यता दी है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 27 केंद्रीय मंत्री पिछड़े समाज से हैं, जबकि सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ा समाज के सांसद चुनकर के मोदी जी के नेतृत्व में आए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने का भी काम किया। कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए साबरमती रिवर फ्रंट में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार साबरमती रिवर क्रूज अब एक सप्ताह बाद व्यावसायिक आधार पर शुरू हो जाएगा। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट क्रूज को 10 करोड़ की लागत से बनाया गया है। क्रूज को पिछली फरवरी में वलसाड़ के उमरगांव से रिवर फ्रंट पर लाया गया था। अहमदाबाद में लग्जरी रिवर क्रूज को मेक इन इंडिया अभियान के तत्वाधान में भारत में निर्मित पहला यात्री कैटामरन क्रूज होने का गौरव प्राप्त है। यह स्वदेशी विनिर्माण और इनोवेशन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे जब अहमदाबाद आएंगे तो वहां के लोगों के साथ इस क्रूज पर भी डिनर पर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर दिल्ली में सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र ने
एक समृद्ध भविष्य को अपनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा साथ साथ इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की जो प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति और परिवर्तनकारी परिवर्तनों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के 10 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में औसत वार्षिक आवंटन 43,587 करोड़ रुपए था, जो एनडीए सरकार के तहत दोगुने से भी अधिक 99,278 करोड़ रुपए हो गया। बीते 9 वर्षों में 7 आईआईटी, 7 आईआईएम और 16 एम्स देश में स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत एक नॉलेज सोसाइटी है, ज्ञान आधारित समाज है भारत। कभी कभी हमारे कवियों ने इसीलिए इसको कहा कि हस्ती ऐसा है कि मिटती ही नहीं है। यही नहीं होते जाता है, कॉन्टेक्चुअल होते जाता है। जो आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसी की उपज है। भारत की नॉलेज सिस्टम और दुनिया की चैलेंजेस, ये दोनों की ब्लेंड किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अंतर्गत संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शिखर धवन और युवा उद्यमी बोर्ड स्पीकर के संस्थापक अमन गुप्ता से भेंट की और सरकार के पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमने जहां आज एक ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की जिसने न केवल भारत का नाम देश में बल्कि दुनिया भर में ऊंचा किया है। अमन गुप्ता जी जहां पेशे से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम भी किया, लेकिन अपना ब्रांड, क्योंकि जब बार बार हम ब्रांड इंडिया की बात करते हैं वो मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो साथ ही साथ हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स अपनी अपनी कंपनी के ब्रांड्स के माध्यम से भारत को भी देश और दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह से बोट जो एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में की है, तो मिलने आया था कि हमें खुशी है कि ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर हमारे देश में हैं। और खेलों को आगे बढ़ाने व युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने की मोदी सरकार की नीतियों की अमन गुप्ता और शिखर धवन ने सराहना की। उन्होंने दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे और आर्थिक मोर्चे पर भारत की सुखद स्थिति पर उत्साह और संतोष जताया। इंडिया में ना मेरे को शुरू से लगता था कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने बनिए की दुकान बोलते हैं ना, जैसे कितने लोगों की है, करेक्ट। आप चाय की दुकान वाले देखो तो करोड़ों में होंगे, करेक्ट। आप देखो कि इंडिया में क्या था ना कि हमारी सोच, हम लोग एंटरप्रेन्योरल बाय नेचर हैं, बट हमारी सोच बड़ी नहीं होती थी पहले। हम लोगों को खुद एक कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट इंडियंस कैन डू इट। इफ यू लुक एट हाउ मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही वेंट टू यूएस and the whole world is looking at us as the next big country, right? And there is so much positivity in the world, and nowhere there is nowhere where a startup what do you call it, a startup day is being celebrated. India में होता ही है, startup India, stand up India, ऐसे narratives जो बन रहे हैं. So there are a lot of entrepreneurs who are now ready to start something. गर्व होता है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया, इतनी रोड्स बनी है, एम्स हॉस्पिटल बड़े हैं इतने, और भी क्षेत्र में उन्होंने इतना सारा किया। तो देश का एक नाम होता है, एज इंडियंस गर्व होता है कि अब हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो इंडियंस प्राउड फील करते हैं। हमारी जो देश की छवि है वो बहुत बड़ी हो गई है, और मुझे बिल्कुल लगता है कि जैसे हम पहले सोने की चिड़िया थे तो आगे भी हम सोने की चिड़िया ही बनेंगे, जिस तरीके से हम जा रहे हैं। इस साल समय से पहले ही पूरे देश में मॉनसून पहुंच चुका है, जिसके कारण देश के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय है, जिसके कारण इन राज्यों में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस साल मॉनसून ने देश के उत्तरी इलाकों में समय से पहले पहुंचकर लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर दे दी, लेकिन भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव और भूस्खलन ने लोगों की मुसीबत को भी बढ़ा दिया।
मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून देश पर काफी मेहरबान बना हुआ है। मानसून अपनी सामान्य तारीख 8 जुलाई के मुकाबले रविवार को ही पूरे देश में पहुंच चुका है। मानसून विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। वहीं मेघालय के लिए अगले 2 दिनों में बहुत भारी बारिश की उम्मीद भी जताई गई है। Monsoon is active specifically over northeastern states and it is going to be active over South Peninsula. For northeastern state, if you talk, we have given a heavy to very heavy fall for next 5 days, and for Meghalaya, and we are expecting there should be extremely heavy rainfall for next 2 days. And if you talk about the sub-Himalayan West Bengal Sikkim, yesterday also there is extremely heavy rainfall occurs. Next 2 days also, for that we have given the red alert for sub-Himalayan West Bengal Sikkim. पूरी में सबसे ज़्यादा 81% ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड किया गया था और पारादीप में 70। लगभग जो कोस्टल उड़ीसा है उसमें 70% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी रह रहा है पूरा थ्रू आउट द डे। और आज मानसून ट्रॉप जो है वो राजस्थान से निकल के, जैसे बीकानेर से दौसा और उसके बाद सिद्धि, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर होते हुए बालासोर से जाते हमारा बंगाल का खाड़ी जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है उसमें अभी तक पहुंचा है। तो उसके वजह से धीरे धीरे जो साउथवर्ड हो रहा है उसके वजह से अब बारिश का चांसेस धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जब साउथवर्ड मूवमेंट होता है मानसून ट्रॉप का तो हमारा मानसून कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश और अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश की उम्मीद जाहिर की है। इस बीच उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर 4 धाम यात्रा पर पड़ रहा है। चमोली के लामबगढ़ में पानी का जल स्तर बढ़ने व सड़क पर मलबा आने के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित हुआ है। गुजरात में पिछले लगातार 2 दिनों से विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज बारिश के कारण राज्य भर के अधिकांश बांधों, विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ के बांधों में जल स्तर बढ़ गया है। इस बीच बारिश से प्रभावित जिलों में बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारी बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। ट्विटर पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जगह उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाने में पूरी तन्मयता से जुटी है। मैंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन इन क्षेत्रों में लोगों की मदद में लगी हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी है। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में शनिवार से तेज बारिश हो रही है। दादर, परेल, सायन सहित कुछ अन्य स्थानों पर बारिश के कारण जल जमाव हुआ है। मुंबई नगर निगम के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में कुल 69.86 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि पश्चिमी इलाके में 73.57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई और इससे सटे इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 2415 रह गई है। कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित जिले कम होकर 5 रह गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और अब तक 8000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन मुस्तैद है और इसी के मद्देनजर यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल मार्ग का दौरा किया और तीर्थ यात्रियों से भी बातचीत की। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल रूट का जायजा लिया। यात्रा संचालन में लगे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो यात्रा मार्ग पर लगी मार्केट के बीच भी गए और लंगर भी ग्रहण किया। बीआरओ ने बड़ा ही प्रशंसनीय काम किया है। जहां जहां संभव था वहां ट्रैक की विड्थ बढ़ाई गई है, सेफ्टी रेलिंग्स लगाई गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ के हमारे सभी लोगों ने मिलकर के चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया है।
RFID पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन पूरी तरह से मैं कहूं कि अच्छे ढंग से काम नहीं कर सका। जो कठिनाई पिछले साल थी उसकी सावधानी इस साल बढ़ती गई और इस बार जो भी यात्री है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सबको RFID से टैग किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुविधा के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है, साथ ही स्वच्छता पर भी खासा जोर दिया गया है। स्वच्छता पर विशेष बल है। गत वर्ष की तुलना में यूटिलिटीज भी हमने काफी बढ़ाई हैं, टॉयलेट्स, बाथरूम्स और सफाई कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। बालटाल और दूसरे एक्सिस पर 100 बेड के DRDO के अस्पताल, इसके अलावा भी होली कैंप से लेकर के हर जगह मेडिकल डॉक्टर्स और उनकी टीम का पूरा इंतजाम किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त व्यवस्था है। सर्विसेज इस बार पहली बार ऑनलाइन बुकिंग हमने शुरू की है, जो अभी तक नहीं थी, और उसका मैं समझता हूं कि फीडबैक बहुत अच्छा है। स्थानीय लोगों के योगदान की भी उन्होंने सराहना की और यात्रा के धार्मिक पहलू के साथ साथ उन्होंने आर्थिक महत्व को बताते हुए यात्रियों को जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बताया। उपराज्यपाल के दौरे से स्थानीय दुकानदारों और लंगर वालों में भी विशेष उत्साह नजर आया। पिछले वर्ष भी यात्रा स्टार्ट में यही इन्होंने भोजन किया था और हमारा सौभाग्य अभी भी यहीं पर ही आए हैं। वो तो आके LG सर का एक मैंने देखा है भाई 3-4 दफा चक्कर उनका लगता है। पहलगाम रूट भी जाते हैं और जितनी भी एजेंसियां काम करती हैं यहाँ पर, चाहे वो घोड़े वाले हैं, टेंट वाले हैं या जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे सभी भंडारे वाले हैं, आके सब देखते हैं भाई किस तरह की व्यवस्थाएं जो रखी हैं यहाँ पर, तो वो खुद देखने आते हैं। हमारा लंगर में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लास्ट ईयर भी गवर्नर साहब ने इसी लंगर में विजिट की थी हमने, और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि जब भी LG साहब आ रहे हैं 2 साल से, तो वो हमारे लंगर में विजिट कर रहे हैं। उपराज्यपाल मार्ग पर कुछ यात्रियों से भी मिले और उनके अनुभव जाने और उनसे तैयारियों के बारे में भी पूछा। हमारे से अभी गवर्नर साहब मिले हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने पूरे बालटाल बेस कैंप का दौरा किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने लुधियाना वाले लंगर में अपने लंगर लिया है, बहुत अच्छे से मिले हैं, बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया है हमें। मैं पिछले 13 साल से आ रहा हूँ बाबा की कृपा से, और बस लॉकडाउन में आना नहीं हुआ, लेकिन मैम पिछले जो ईयर था 2022 उसमें और इसमें अब की बार बहुत कुछ मैम चेंजिंग मिला है। RFD कार्ड को लेके RFD मैम घोड़े भी ऑनलाइन हुए मैम अब की बार। हम मुंबई से आए हैं, मेरा नाम सरला अग्रवाल है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और अभी हमारी यात्रा कल शुरू होगी। कल जाने वाले हम बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पर जो टूरिज्म, जो यहाँ की आर्थिकी का रीढ़ है, उसको बढ़ाने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि जो यात्री हैं वो यहाँ के एक तरह से जम्मू कश्मीर से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जा रहे हैं बाहर, जो कि जम्मू कश्मीर की छवि को बताते हैं, यहाँ में आ रहे बदलाव को बताते हैं और वो एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ से लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, बालटाल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर और साथ ही करेंगे चर्चा महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान पर भी। अब बने रहे हमारे साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद आइए नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर। संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए राज्यसभा की बैठक 20 जुलाई से 11 अगस्त तक होगी। उच्च सदन सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के मानसून सत्र के लिए 20 जुलाई से राज्यसभा की बैठक बुलाई है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनावी राज्य राजस्थान के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बिहार में एक बार फिर एनआईए ने दबिश दी है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा जिले के बहेरा में एनआईए ने तड़के पीएलएफआई के ठिकाने पर छापे मारे हैं। इस कार्रवाई में आतंक विरोधी दस्ता एटीएस की टीम भी शामिल है। मामले में एक संदिग्ध युवक को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। संदिग्ध पटना के मदरसा में पढ़ाई करता था। युवक के आईएसआई से संपर्क थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय साहनी ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले की जानकारी देते हुए कहा, इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। हमला 4 लड़कों ने किया था, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा पिछले कुछ महीने में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिए गए बयानों से गुस्से में थे। फिल्म 72 हूरों के फिल्म निर्माताओं की ओर से कहा गया है कि 4 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। आइए रुक कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा का, और हमारा विशेष जुड़ा है महाराष्ट्र की ही राजनीति से और कहता है महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीपी के नेता प्रोफेसर नवीन कुमार। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, ये कहा जा रहा है इस बात को लेकर कि शरद पवार को तो राजनीति में माहिर माना जाता है, और उनके साथ जो हुआ है या एनसीपी के साथ जो हुआ है, अजीत पवार ने जो कदम उठाया है, उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भाई एनसीपी के ऊपर जो राजनीति की जो बाजी है, वो शहमाद का खेल तो हम सुनते ही आए हैं, लेकिन उनकी बाजी उन्हीं पर पलट दी गई है। ममता चोपड़ा जी, ये महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक आज हुआ है, उसके पीछे मूलतः 3 फैक्टर काम कर रहा है। पहला तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एनसीपी के नेताओं को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया था। अब उन्हें अपने साथ सरकार में ला करके अपनी भूल को सुधार रहे हैं। दूसरी चीज है कि एक आशंका ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में शिंदे सरकार मुश्किल दौर में पहुंचने वाली है, कठिनाई उन्हें होगी, तो 40 विधायकों का डैमेज कंट्रोल कहां से किया जाए, वह एनसीपी के तरफ से उनको सपोर्ट मिलने की आशा जगी। तीसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि पवार साहब ने ये कहा, पवार साहब की उपयोगिता तो अब शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अभी टूटी कहां है, वैधानिक मान्यता किसको मिली है, अभी इस पर नहीं जाइए। अब अजीत पवार साहब के बारे में एक बात आपको समझनी होगी कि अजीत पवार समय समय पर अलग अलग पार्टी में डिप्टी सीएम रहे हैं, यानी बहुत ही कद्दावर नेता हैं, और उनकी उपयोगिता महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा है। कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता अजीत पवार साहब को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। तो यह तो एनसीपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 3 बार वो डिप्टी सीएम रहे हैं, तीनों बार डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ रहे। तो एनसीपी बहुत ही ताकतवर है। आज जो आपको बिखराव दिख रहा है, कुछ 1-2 दिन में देख लेंगे, जब मीटिंग होगी 6 तारीख को संभवतः मीटिंग बुलाए हैं जी, उसमें पार्टी जन का क्या निर्णय होता है, उसी आधार पर किसी भी गुट को वैधानिकता स्वीकार की जाएगी। ये तो चलिए प्रोफेसर साहब, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और जैसा आपने अभी बात की कि प्रधानमंत्री ने इस बात को, भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा उठाया था, तो शिवम जी यहीं से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि भाई जो नेता शामिल हुए हैं अजीत पवार के साथ भाजपा सरकार में, उनमें से बहुत सारे नेता तो ऐसे ही हैं जिनके खिलाफ ईडी के केसेस चल ही रहे थे। मुझे लगता है कि अगर किसी के खिलाफ ईडी के केसेस चल रहे थे तो वो ईडी के केसेस चलेंगे ही, उसको लेकर कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उसको लेकर एजेंडा क्लियर है सरकार का कि चाहे कोई भी हो, पार्टी से बाहर हो, विपक्ष में हो, कहीं पर भी हो, अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई केसेस हैं तो वो लगातार चलते रहेंगे, उसी प्रक्रिया के तहत चलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि अगर जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से घटनाक्रम घटा, जिस तरीके से विपक्ष की एक बहुत बड़ी बैठक जो है बुलाई गई पटना में, और राहुल गांधी को एक तरीके से पेश करने की कोशिश की गई कि भाई उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए,
तो पार्टी में फूट है, कहीं ना कहीं लगा जिस तरीके से अजीत जी को कि नहीं ये सही नहीं है, और उन्होंने मुझे लगता है अभी जितना भी कंफर्म लेकिन शिवम जी ये बात तो चलो ठीक है, अंदरूनी कलह किसी भी पार्टी में हो सकती है, नाराजगी किसी में भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त पर जबकि शिंदे भाजपा सरकार महाराष्ट्र में स्थिर तौर पर चल रही थी, ऐसा क्यों हुआ? राजनीति में ऐसा क्या सोच सामने आ रही है जिसके आधार पर अजीत पवार को बीजेपी ने अपनी सरकार में शामिल कर लिया है? क्या सोच है, क्या कारण रहा? ये भी सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है, इसमें इनकी अपनी निजी अंदरूनी कलह रही, जिसके बाद जो है इस तरह का फैसला जो है लिया गया अजीत पवार जी की तरफ से। और कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है तो स्वागत है। अगर किसी को कोई जो थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश हो रही है या बनाने की कयावत की जा रही है, अगर कोई उससे खुश नहीं है या फिर यूं कहिए कि उनकी पार्टी में अपने तमाम निर्णयों से खुश नहीं है, तो कोई भी पार्टी जो चाहे सत्ता दल हो चाहे विरोधी दल हो, अगर उनके पास कोई आता है तो सब इसको स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से इसका स्वागत करती है और ठीक है, अगर वो आए तो मैं कहता हूं कि अच्छी बात है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी हुए हैं और मिलकर सरकार के साथ काम करेंगे और महाराष्ट्र के लिए जो हमारी चीजें हैं उनको लगातार हम लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है ऐसा नहीं है। हाँ, लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, आज जैसे अजीत पवार जी आए हैं, कल या फिर कोई और आता है, तो मुझे लगता है उसका स्वागत जी। यानी कोई भी आना चाहता है विकास की बात करके भाजपा में, तो शिवम जी आपका मानना है कि भाजपा उनका स्वागत करेगी। उनके बैकग्राउंड कुछ भी हो सकती है लेकिन उनका स्वागत किया जाएगा। मैं वापस आऊंगी आपके पास प्रोफेसर साहब, एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आज जब बात हुई, जब ये मुद्दा सामने आया तो एक बड़ा सवाल जाहिर है कि सामने आना ही है कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। वो बात आपने कहा बात की बात है, अभी तो टूटी नहीं है पार्टी, तो ऐसे में ये जरूर अंदाजा दीजिए हमें कि आज की तारीख में एनसीपी के साथ, शरद पवार के साथ कितने आपके विधायक जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर हम अजीत पवार गुट की बात करते हैं तो भाई वो तो 40 तक का आंकड़ा सामने लेकर आ रहे हैं कि हमारे साथ तो इतने समर्थन है, इतने विधायकों का भी दावा कर रहे हैं। शरद पवार के साथ कितने विधायक हैं? ममता जी, यही तो सोचना है कि जो आगे शिंदे सरकार पर आफत जो आने का अंदेशा है, वो 40 विधायकों को अयोग्य साबित करने का ये आशंका जो है, जिसके कारण वो डैमेज कंट्रोल के लिए 40 विधायकों की बात हमेशा दोहराई जा रही है और कुछ नहीं है। एक्चुअली आज जो एनसीपी के लोगों को अपनी ओर मोड़ रहे हैं, वह सिर्फ शिंदे सरकार को सुरक्षा देने के लिए, सरकार संकट में आने की आशंका है जिसके कारण ये हलचल होगा। तो ऐसे में जब पार्टी का, चलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार संकट में आ रही है, हालांकि शिवम जी आपके पास मैं आऊंगी सवाल को लेकर, लेकिन आप कह रहे हैं कि संकट आ रहा है भाजपा की सरकार पर, इसलिए ये कदम भाजपा की ओर से उठाया गया। अभी कौन सा ये बदलाव की जरूरत थी जो अजीत पवार साहब को ज्वाइन कराया गया, उनके लोगों को ज्वाइन कराया? ये बात वही है, बॉम्ब गिरा करके वही है कि भाई सरकार की सुरक्षा चाहिए, डैमेज कंट्रोल पहले से तैयार करके बीजेपी रखना चाह रही है और कोई वजह नहीं है। तो शिवम जी आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या सिर्फ सरकार बचाने की एक कवायद है, डैमेज कंट्रोल की एक कवायद है? क्योंकि ये बात आज हमने सुना है कि राउत साहब ने भी इस बात को जोर शोर से सामने रखा मीडिया के सामने कि शिंदे सरकार जाने वाली है, उनके विधायकों को तो घोषित कर दिया जाएगा कि उनकी अवैध पात्रता है, और ऐसे में अपनी सरकार बचाने के लिए इन एडवांस स्टेप उठा रही है भाजपा। मुझे लगता है कि राउत साहब ने पहले भी इस बात को कहा था, जब लास्ट टाइम हियरिंग हुई थी तो उस बार भी राउत साहब ने यही कहा था कि आज ये सरकार जाने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी दी ये देश ने देखा है। मुझे लगता है उस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान न दिया जाते हुए एक चीज बहुत साफ है, मुझे लगता है सरकार कहीं नहीं जा रही है। सरकार पहले भी कहीं नहीं गई थी, जब संजय राउत इस बात को कह रहे थे, सरकार आज भी कहीं नहीं जा रही है और कल भी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन विचारधारा को बढ़ाने के लिए अगर अपने दल में कुछ लोगों के साथ परेशानी है और वो इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पॉलिटिकल जो पंडित हैं उसको अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान नहीं है ये। भाई भारतीय जनता पार्टी के प्लान के हिसाब से नहीं हुआ है। जो अजीत पवार जी का प्लान था या फिर उनके यहां पर जो परेशानी थी या जो उनकी पार्टी में दिक्कत थी या उनके संगठन में दिक्कत थी, 40 से ज्यादा लोग अगर उठकर यहां पर आए तो सोचिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, पार्टी किसी की बपौती नहीं होती है। अब उनके पास अगर 6-7 ही विधायक रह गए हैं और दूसरे खेमे में 40 विधायक आ गए हैं, तमाम बड़े नेता आ गए हैं, विधानसभा नेता आ गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन आ गए हैं, तमाम लोग जब इधर हैं
और जो पूर्व मिनिस्टर्स रहे वो लोग इधर आ गए हैं। तो लोकतांत्रिक तौर पर पूरी एनसीपी ही ये है, ओरिजिनल एनसीपी ही ये है। आज के हालात ये हैं। हालांकि बैठक के बाद और मुझे लगता है तमाम चीजें आगे कोर्ट में जाएंगी, वो साबित तभी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लोकतांत्रिक हिसाब से, तो जहां जिसके पास नंबर्स हैं, जिसके पास संगठन के ज्यादा लोग हैं, जिसके पास संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, पार्टी अल्टीमेटली उन्हीं की होनी है। और यही काम पिछले दिनों शिवसेना के साथ भी हुआ है। तो मैं सिर्फ ऐसा मानता हूं कि यहां पर जो तमाम चीजें हुई हैं, इसको सिर्फ इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। इसमें सरकार बचेगी या सरकार बचाने की वजह से एडवांस ये सब किया गया, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। पहले भी तमाम तरह के क्रिटिसिज्म ऐसे हुए हैं, लेकिन यहां पर लेकर बात बहुत क्लियर है कि महाराष्ट्र में खास तौर पर जो है एनसीपी में एक लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। सुनने में जो तमाम चीजें आ रही हैं, राहुल जी से नाराज थे, या फिर यूं कहिए कि जिस तरीके से पार्टी में परिवार को ही बढ़ावा दिया गया उससे नाराज थे, तमाम लोगों को इग्नोर किया गया। तो अगर लोगों को इस बात से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो लोग लोकतांत्रिक तौर पर स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। ऐसे में प्रोफेसर साहब के जो तर्क अजीत पवार की ओर से भी दिए जा रहे थे, उनसे भी कितने सहमत लगते हैं आप? क्योंकि जब हम बात करते हैं पार्टी की, जब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, पार्टी किसके पास रहेगी, क्या पार्टी टूट जाएगी इत्यादि, ये सवाल शरद पवार के सामने भी आज उठाए गए हैं, जब उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर अजीत पवार से लड़ाई नहीं करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। लेकिन इस बात के क्या मायने हैं? नहीं, ये तो अजीत पवार साहब का एक लाइन बहुत अच्छा है कि जैसे ही हमारे शरद पवार साहब की नजदीकियां बढ़ी राहुल गांधी जी से, वो अखड़ा। ये एनसीपी के कई नेताओं को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने भी काफी दबाव डाला पवार साहब को कि वो खुली चुनौती देने के लिए सामने आए, नेतृत्व संभालें, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके कारण ये समय निकलता चला गया और ये विघटन के करीब हम लोग पहुंचे हैं। हालांकि अभी वैधानिकता बहुत सारा प्रोसेस है, इसका इतना आसान नहीं है। पवार साहब को मात देना बहुत मुश्किल होता है, तो आगे देखा जाएगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन ऐसे में जब अजीत पवार ये कहते हैं कि शरद पवार को भी, जाहिर है ये काम व्यक्ति ये सोचता है कि शरद पवार जैसे एक दिग्गज राजनीतिज्ञ, क्या उनको अंदेशा नहीं हुआ इस बात का कि इतना बड़ा कदम उनके पार्टी के इतने सारे नेता मिलकर उठा सकते हैं, खासकर छगन भुजबल जैसे नेता जिन्होंने पार्टी उनके साथ खड़ी की थी, या फिर प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज जिनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इतने दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना छोटी बात नहीं है। जाहिर है कोई ना कोई हलचल तो रही होगी ना पार्टी में। नहीं, ये सही है कि काफी बड़े बड़े नेता आ गए हैं, लेकिन अभी उनका जाना नहीं कहा जाएगा क्योंकि उनकी वैधानिकता स्पष्ट नहीं हो पाई है ना। अभी तो एक सेक्शन ये शपथ लिया है, उनकी वैधानिकता उस रूप में होगी जब वो पार्टी का सिंबल ले लेंगे, सारी चीजें पार्टी का शिफ्ट कर जाएगा, तो बातें समझ में आएगी कि टूटी। अभी पार्टी टूटी कहाँ है? पार्टी का कुछ नेता शपथ ग्रहण समारोह में गए, शपथ लिए। मतलब आपको क्या भी उम्मीद है कि ये नेता जो गए हैं ये वापस भी आ सकते हैं? इनमें से 9 विधायकों ने तो मंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, ममता जी पहले भी शपथ ले चुके हैं, ये डिप्टी सीएम का शपथ ले चुके हैं जी। ऐसी बात नहीं कि पहली घटना उनके साथ हुई है, पहली और आखिरी घटना उनके साथ ये नहीं है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि घर में थोड़ा सा दुराव होता है, ऊपर नीचे बातें होती है, मिल बैठकर हम लोग दूर कर लेंगे, बहुत जल्दी ही इसका सोल्यूशन निकलने वाला है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी शिवम जी, एंड में आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे जरूर, क्योंकि ये बात भी सामने आती है कि जैसे मैंने आपसे पहले सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी ने ऐसा किया ही क्यों है, लेकिन राजनीति में यह भी कहा जाता है कि भाई अब राजनीति में सोच अलग हो जाती है, विचारधाराएं शायद मायने ही नहीं रखती हैं, जबकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक ठोस विचारधारा के साथ राजनीति करने में विश्वास रखती है। ऐसे में अलग अलग एनसीपी को साथ लेना क्या इस बात को पुख्ता नहीं करता है कि कहीं ना कहीं विचारधारा के मोर्चे के ऊपर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? क्या ये इस बात को साबित नहीं करता, या फिर आप मानते हैं कि उनको आपकी विचारधारा के अनुसार चलना होगा? भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हिसाब से आता है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 1952 में जो एजेंडा तय करे थे जब जनसंघ था, उससे लेकर आज अगर 2023 में भी बात करें तो उन्हीं मुद्दों पर बात होती है, उन्हीं मुद्दों पर बहस होती है और उन्हीं मुद्दों को पूरा किया जाता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर मैं 1970 का भी आपको एग्जाम्पल दूं तो 1970 में ये पूरा देश और पूरे देश के वोटर जो हैं कांग्रेस के थे। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ कमोबेश सारे लोग हैं, तो नेता भी कहीं ना कहीं जो लोग अपने लोगों को सर्व करते हैं, अपने लोगों के बीच से निकल कर आते हैं, उनको भी पूरा अधिकार है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का। लेकिन विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जो थी
वो किसी एक नेता के आने से ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा और ना आगे किया जाएगा और ना पूर्व में भी किया गया है। 2014 के बाद से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना विस्तार किया है उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए भी, लेकिन जहां तक बाय एंड लार्ज जो हमारे मुद्दे रहे उन पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, उन पर कभी कोई चेंज नहीं आया। आज अभी तो बहुत ही रिसेंट अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर सबसे इंपॉर्टेंट विषय तो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये 2014 का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के आने जाने से बदला या नहीं बदला नहीं। जो 1948 में बात हो रही थी, जो 1952 में जनसंघ ने बात की थी, जो अटल जी की भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी, वही आज पूरा हो रहा है। नेता जरूर इधर से उधर हुए हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर ना ही तो कभी कॉम्प्रोमाइज पूर्व में किया है और ना आगे करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब देखना होगा कि खास तौर पर एनसीपी के पाले में किस तरीके की हलचल होती है, कितने विधायक शरद पवार के साथ रहते हैं और कितने विधायक अजीत पवार का हाथ पकड़ते हैं, देखना होगा। ये फिलहाल रुक कर लेते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय नाहेल की पुलिस गोली से हुई मौत के विरोध में पूरा फ्रांस सुलग रहा है। धरना, आगजनी और प्रदर्शन जारी है। हिंसा से घिरे फ्रांस में 5वीं रात सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच नाहेल को पेरिस के उपनगर नांटेरे में दफना दिया गया। अंतिम संस्कार में उसकी मां और दादी के साथ सैकड़ों लोग शांतिपूर्वक शामिल हुए। हालात इस कदर फ्रांस में बिगड़ चुके हैं कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रविवार से प्रस्तावित अपनी जर्मनी की यात्रा स्थगित कर दी है। राष्ट्रपति मैक्रों शुक्रवार को ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं की बैठक छोड़कर स्वदेश लौट आए थे। अब तक फ्रांस में 3000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए 45,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त सड़कों पर हैं। और इसके साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।